इस भाग में हम भारतीय संविधान से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको देखेंगे। करीब 400 प्रश्न हैं। कोशिश करेंगे हम कि जितनी जल्दी हो सके 1 से 1.5 घंटा में हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। प्रथम प्रश्न है, निम्नलिखित में किसमें गांधी जी ने पहली बार हथियार के रूप में भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया था? तो अहमदाबाद कारखाने की हड़ताल में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। सर्वप्रथम किसने अपने लेखन के माध्यम से स्वराज की मांग उठाई थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने लेखन के माध्यम से सर्वप्रथम स्वराज की मांग उठाई थी। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी है? तो वह पड़ी है प्रतिनिधि सरकार की 1861 का अधिनियम। थोड़ा सा 1861 के अधिनियम को देखते हैं, इसके महत्वपूर्ण तथ्य। वर्ष 1861 का अधिनियम भारतीय सांविधिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस अधिनियम ने विधि बनाने के कार्य में भारतीयों के सहयोग का प्रारंभ किया। इस अधिनियम ने प्रांतीय विधानसभाओं को विधि बनाने का अधिकार भी दिया, जिसमें प्रांतीय स्वायत्तता की नींव पड़ी। अगला प्रश्न, किसका काल भारतीय राष्ट्रवाद के बीजांकुरण का काल कहा जाता है? तो लॉर्ड लिट्टन का काल भारतीय राष्ट्र के बीजांकुरण का काल कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत को औपनिवेशिक स्टेट्स दिए जाने की मांग किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने भारत को औपनिवेशिक स्टेट दिए जाने की मांग की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित उदारवादी नेताओं में किसे चांदी की वाणी वाला वक्ता कहा गया है? तो गोपाल कृष्ण गोखले को चांदी की वाणी वाला वक्ता कहा गया है। अगला प्रश्न, गोपाल कृष्ण गोखले किस वर्ष अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने? तो 1905 में उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन का वास्तविक उद्देश्य क्या था? तो बंगाल विभाजन का वास्तविक उद्देश्य था बंगाल में बढ़ती हुई राष्ट्रीयता की भावना को रोकना। अगला प्रश्न, भारत में महात्मा गांधी को जन आंदोलन का प्रथम अनुभव हुआ था कहाँ पे? चंपारण में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में सिख यूरोपियन और भारतीय क्रिश्चियनों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन शामिल है? तो 1935 के अधिनियम, हालांकि आंसर दिया है 1935 के अधिनियम में कि सिख यूरोपियन और भारतीय क्रिश्चियनों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन शामिल है। 1909 में मुस्लिमों को दिया गया था। 1919 में कुछ लोगों को दिया गया था, उसका डिस्कशन हम लोग कर लेंगे आगे। और 1935 में सिख यूरोपियन और भारतीय क्रिश्चियनों को भी, मतलब उसको और विस्तार किया गया। अगला प्रश्न, भारत में किस वर्ष से राष्ट्रीय आंदोलन ने जन संगठित आंदोलन का रूप लिया? तो 1919 के राष्ट्रीय आंदोलन के बाद, 1919 के बाद आंदोलन काफ़ी तेज़ी से होने लगा था। खिलाफत आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तुर्की के खलीफा को समर्थन प्रदान करना था। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन के एजेंडा में निम्नलिखित कार्यक्रमों में से क्या सम्मिलित नहीं था? तो कानूनों की अवमानना सम्मिलित नहीं था। अगला प्रश्न, फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन के अचानक स्थगित किए जाने पर निम्नांकित में किसने यह टिप्पणी की, जब उत्साही अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा था उस समय वापसी का आदेश देना एक राष्ट्रीय आपदा से कुछ कम नहीं था? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन स्वराज पार्टी से संबंधित था? तो एम जयकर, मोतीलाल नेहरू, और चित्तरंजन दास, ये लोग सभी स्वराज पार्टी से संबंधित थे। नेक्स्ट, गांधी जी द्वारा चलाए गए बारदोली आंदोलन किसके विरुद्ध था? तो भूमि कर में अधिक वृद्धि के विरुद्ध था। नेक्स्ट, नेहरू समिति रिपोर्ट निम्नलिखित में कौन एक संस्तुति नहीं की थी? तो नेहरू रिपोर्ट की सभी संस्तुतियों को देख लेते हैं। उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो, भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का प्रावधान हो, संयुक्त निर्वाचन मंडल हो, द्विसदनात्मक व्यवस्था हो, मौलिक अधिकार की व्यवस्था हो, अल्पमत वाले क्षेत्रों में मुस्लिमों को आरक्षण हो, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को हो, इतनी अपनी सिफारिश की थी। कौन सा नहीं की थी? तो सिंध एक मुस्लिम बाहुल प्रांत हो, ऐसी कुछ सिफारिश नहीं की थी। निम्नलिखित में कौन सा एक नेहरू समिति रिपोर्ट 1928 के स्रोत से भारत के संविधान में समाविष्ट किया गया है? तो मौलिक अधिकार। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो मूल अधिकार को भारतीय संविधान में सम्मिलित करने के लिए 1928 की नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन किया था। नेक्स्ट, अच्छा, गांधी जी ने दांडी मार्च कब प्रारंभ किया था? तो 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया था और 6 अप्रैल 1930 को 24 दिनों की यात्रा के उपरांत अपने 78 साथी के साथ इसको पूरा किया। किसने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के पेरिस यात्रा से की? तो सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट, भारत में एक पृथक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य के विचार का सर्वप्रथम प्रस्तुत किसने किया था? मोहम्मद इकबाल ने, जिन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उन्होंने ही भारत के विभाजन की पहली लकीर खींची थी। अगला, सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्तर गढ़वाल पलटन के जवानों ने जिस स्थान पर प्रदर्शनकारियों को गोली चलाने से इनकार कर दिया था वह स्थान था पेशावर। 1932 में सांप्रदायिक पंचायत का निम्न में किसने विरोध किया था? तो गांधी जी ने। महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा क्या है? कितनी प्रकार हैं? 3 प्रकार की है। अब 3 प्रकार की है। मनसा अर्थात मन से किसी का अहित न सोचना, वाचा वाणी से किसी को अहित न करना, और कर्मणा कर्म के द्वारा किसी का अहित न करना। मनसा वाचा कर्मणा आप लोगों ने सुना होगा। अगला प्रश्न, प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान निम्न में से किसके अंतर्गत किया गया था? तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा किया गया था। संघ सरकार द्वारा राज्यों को आदेश देने का विचार भारत के संविधान निर्माताओं ने कहां से प्राप्त किया था? तो 1935 के भारतीय अधिनियम से। अगला, अंबेडकर ने स्वतंत्र मजदूर दल की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1936 में की थी। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के सदस्य को किस रूप में शामिल थे? जगजीवन राम भारत की संविधान सभा में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। जगजीवन राम। अंबेडकर ने मजदूर दल की स्थापना 1936 में की थी। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस का अध्यक्ष पद के लिए कब चुनाव लड़ा था? 1938 में। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 22 दिसंबर 1939 को। संविधान सभा का गठन कब प्रस्तावित किया गया था? क्रिप्स मिशन के द्वारा। क्रिप्स मिशन को लाया गया था, लेकिन क्रिप्स मिशन असफल हुए, तब बाद में कैबिनेट मिशन आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान करने वाला है, तो इसमें सही नहीं और इसका आंसर भी नहीं दिया, इसलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आंसर मिल जाए तो सही से जवाब देता हूँ इसका मैं। इसमें 2 ही प्रश्न 2 ही सही हैं। लॉर्ड वेवेल के टाइम में शिमला पैक्ट हुआ था और लॉर्ड चैम्सफोर्ड के टाइम में 1919 का अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं आगे। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कौन थी? तो अरुणा आसिफ अली उसकी नायिका थी। अपने किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने यह नारा दिया कि विभाजन करो और यहाँ से जाओ? कराची में हुई थी और 1943 अधिवेशन में उन्होंने ऐसा किया था। अगला प्रश्न फिर मिलाने वाला है। पूना समझौता 26 सितंबर 1932 को हुआ था। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को, वर्धा प्रस्ताव 14 जुलाई 1942 को और वेवेल योजना 4 जून 1945 को हुआ था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से किस एक ने संस्तुत किया कि समस्त अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में निहित होनी चाहिए? तो कैबिनेट मिशन ने। इसमें से कौन अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का सभापति था जब 6 जून 1946 को कैबिनेट मिशन योजना पर विचार करने के लिए बम्बई में उसका अधिवेशन हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा कब की गई थी? तो 24 अगस्त 1946 को की गई थी अंतरिम सरकार की घोषणा। अगला प्रश्न, 1946 में भारत में अंतरिम सरकार का मुखिया कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू ही उसके मुखिया थे। संविधान सभा के निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो हालांकि इसका आंसर नहीं दिया है। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, बिल्कुल सत्य है। यह प्रत्यक्ष मतदान का प्रतिफल था, बिल्कुल सत्य है। यह बहुदलीय निकाय था, बिल्कुल सत्य है। इसमें इसके कार्य कई समितियों के माध्यम से किया, एकदम सही है। तो इसमें लगभग ये जो है वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, ये सही है। प्रत्यक्ष मतदान का प्रतिफल था, बिल्कुल सही है। बहुदलीय निकाय थी इसमें, लेकिन आंसर इनमें किसी को नहीं माना है। और
इसका डिस्क्रिप्शन है कि संविधान सभा के निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से हुआ था। अच्छा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से हुआ था, ना कि प्रत्यक्ष, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना वर्ष क्या है? तो 1946 भारतीय संविधान सभा की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 1946 में बना था। अगला प्रश्न, भारत के संविधान को अंगीकृत और स्वीकार निम्न वर्ष में किया गया? तो 1949 में। संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा इसके अंतरिम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, द इंडियन इंडिपेंडेंस बिल जिसका लक्ष्य भारत तथा पाकिस्तान के बीच ब्रिटिश इंडिया का विभाजन करना था को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत कब किया गया था? तो 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया था। निम्न में से किस कांग्रेस सदस्य ने माउंटबेटन योजना को अस्वीकार किया? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने ऐसा किया था। अगला प्रश्न, ऑपरेशन विजय किसे मुक्त कराने के लिए प्राप्त किया गया था? तो गोवा, ऑपरेशन विजय गोवा को मुक्ति कराने के लिए किया गया था। किसने कहा था कि पूर्णतया वचनबद्ध नौकरशाही ही वह सामाजिक परिवर्तन ला सकती जो पंचवर्षीय योजना और प्रगतिशील विधान में निहित है? तो इंदिरा गांधी ने कहा था। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है? तो 13, 251 और 254 में ऐसा दिया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन संसद तथा राज्य व्यवस्थापिका के विधायन सत्ता पर नियंत्रण लगाता है? तो अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 राज्य सत्ता पर, राज्य व्यवस्थापिका के विधायन पर सत्ता पर नियंत्रण लगाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 की धारा 4 पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए किसको विशेषाधिकार देती है? तो पिछड़े आरक्षण के राज्य को अधिकार प्रदान करता है। हालांकि केंद्र और राज्य दोनों को है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में राज्यों को विशेष दिखाया गया है। अगला प्रश्न, अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 29 और 30 में किया गया है। अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण। भारतीय संविधान किस कौन से अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण है? तो 29 में। और किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग है? तो 29 और 30 में। एक बात बता दें कि अल्पसंख्यक शब्द को भारतीय संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। अगला प्रश्न, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है? तो 48 क में यह उपबंधित है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति की पद अवधि पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष होती है, किंतु वह पुनर्निर्वाचन का पात्र है। यह व्याख्या है किसका? अनुच्छेद 56 और 57 का। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिमंडल की सलाह मानने को बाध्य हैं? तो 74वां संविधान संशोधन। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रीय संघीय कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो अनुच्छेद 74वां। भारत के राष्ट्रपति संविधान के, मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिमंडल, अनुच्छेद की बात कर रही, संशोधन की नहीं, मिस हो गया, 74वां संविधान संशोधन में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 78 में। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक संबंधी विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 109 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध वित्त विधेयक से है? तो 109 में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की व्यवस्था है? तो अनुच्छेद 127 में। नेक्स्ट, भारत के संविधान का निम्न में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को नियंत्रण तथा महालेखा परीक्षक नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 148। और उच्चतम न्यायालय की स्थापना संरचना का वर्णन 124 अनुच्छेद में दिया गया है। राज्यपाल से संबंधित प्रमुख अनुच्छेदों को एक नज़र से देखेंगे कि अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल, 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, 155 राज्यपाल की नियुक्ति, 156 राज्यपाल का कार्यकाल, 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, 165 राज्य का महाधिवक्ता, 167 मुख्यमंत्री का दायित्व होगा कि वह राज्यों के कार्यों को प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनों संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करे।
अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 167 में मिलता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सलाह के लिए रख सकता है? तो अनुच्छेद 200 के तहत। अगला प्रश्न, जिला जज की नियुक्ति का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 233 में है। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 249 किसके अधिकारों से संबंधित है? तो राज्यसभा से। भारतीय संविधान में केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 256 से 63 के बीच में यह उपबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद साधारण बहुमत से विधि पारित कर संशोधन नहीं कर सकती? तो अनुच्छेद 312 में। अनुच्छेद 312 के अनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में यह उपबंधित है कि संसद साधारण बहुमत से विधि पारित कर संशोधन इसमें नहीं कर सकती। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंधित है कि निर्वाचक नामावली धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर तैयार नहीं की जाएगी? तो अनुच्छेद 325। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा भारत के नागरिकों को वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 326 के तहत। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 333 सुनिश्चित करता है क्या? राज्य की विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व, हालांकि यह अब खत्म हो गया है। आते हैं अगले, संविधान में राष्ट्रपति को राज्यभाषा से संबंधित सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का उपबंध है, यह किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 344। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किसी राज्य के विधायी अधिकार संसद को सौंप सकते हैं? तो अनुच्छेद 356 के तहत। प्रश्न है कि भारतीय संविधान में वर्णित विशिष्ट प्रावधानों के तहत अनुच्छेद 371 के अंतर्गत निम्न में से किस राज्य का वर्णन नहीं है? तो तमिलनाडु का वर्णन नहीं है। अगले प्रश्न, संविधान संशोधन से संबंधित जो प्रश्न हैं वो अब इसमें आएंगे। भारतीय संविधान में 73वां 74वां संविधान संशोधन अधिनियम ने निम्नलिखित को समाहित किया है? किसको? भाग 9 और भाग 11 के भाग 9A को, भाग 9 और भाग 9A को सम्मिलित किया है। 73वां 74वां संविधान संशोधन जो 1992 को पास हुआ था और 24 अप्रैल 93 को लागू हो गया। अनुच्छेद 368 का प्रतिनिधित्व करता है कठोरता व नमनीयता से। अगला प्रश्न, भूतपूर्व राजाओं के विशेष अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो 26वां संविधान संशोधन द्वारा। निम्नलिखित में किस एक वाद ने भारतीय संसद को 24वां संविधान संशोधन लागू करने को प्रेरित किया? तो गोलकनाथ केस ने। अनुच्छेद 368 को निम्न संशोधन से संशोधित किया जा सकता है 24 के तहत। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया? तो मौलिक कर्तव्यों का समावेश 42वें संविधान संशोधन के तहत किया गया। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति पद स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का प्रयोग किया गया? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा। निम्नलिखित में से संविधान के किस संशोधन द्वारा स्पष्ट रूप से ये बताया गया कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य है? तो 42वां संविधान संशोधन कहता है। कौन संविधान संशोधन अधिनियम भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन में संघीय क्षेत्रों की विधानसभा के सदस्यों को भाग लेने का प्रावधान करता है? 17वां संविधान संशोधन अधिनियम। भारतीय संघ के किसी राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित किया गया है? संविधान के 16वें संशोधन अधिनियम 1963 में स्पष्ट कर दिया कि विलग होने का पक्ष पोषण या वाक स्वतंत्रता को संरक्षण नहीं दिया जाएगा, मतलब पृथक होने को कोई राइट नहीं है। 16वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 में इसका उल्लेख है। अगला प्रश्न, भारतीय संसद द्वारा किस वर्ष संविधान का 73वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया? तो 1992 के द्वारा। एक महत्वपूर्ण बिंदु है, इस पर नजर डालें। लोकसभा तथा राज्यसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं एंग्लो इंडियन के लिए अनुच्छेद 334 के तहत आरक्षण व्यवस्था 25 जनवरी 2020 को समाप्त हो रही थी। इस संविधान संशोधन बिल 126वां बढ़ाकर 25 जनवरी 2030 तक कर दिया गया। इस बिल ने एंग्लो इंडियन के आरक्षण को नहीं बढ़ाया। अनुच्छेद 334 में अब तक के 23वें, 45वें, 62वें, 79वें, 87वें संविधान संशोधन 2003 एवं 95वें संविधान संशोधन 2009 के द्वारा इस अवधि को 10-10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। अगला प्रश्न, भारत के किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार
के स्तर से वंचित कर दिया गया, तो 44 के तहत, 44वां संविधान संशोधन के तहत। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था हुई कि किसी मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या सदन की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती? तो 91वां संविधान संशोधन। भारत का 100वां संविधान संशोधन संबंधित है भारत बांग्लादेश संबंध से। अगले प्रश्न अब अनुसूची से संबंधित होंगे कि तृतीय अनुसूची में शपथ है, चतुर्थ में प्रतिनिधित्व है, पंचम में जनजाति क्षेत्र और नवम में भूमि सुधार है। आइए, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में कौन सी अनुसूची राज्यसभा के स्थानों का आवंटन करती है? तो वह चौथी अनुसूची है। संविधान की छठी अनुसूची में दी गई स्वायत्त जिला परिषद उत्तर पूर्व भारत में किस राज्य में लागू नहीं होती? तो नागालैंड में लागू नहीं होती। अगला प्रश्न है, एक विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया जाता है जब इस पर एक कानून पास किया जा सकता है, किसके द्वारा? केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में निम्नलिखित में क्या शामिल नहीं है? तो लोक व्यवस्था समवर्ती सूची में नहीं शामिल है, बल्कि यह राज्य सूची का विषय है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, एक नज़र डालते हैं। 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियों में प्रथम अनुसूची संघ सूची है, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची है। प्रथम अनुसूची में 97, दूसरी में 66 और तीसरी में 47 विषय हैं। संघ सूची के कुछ वर्णित विषय हैं रक्षा, नौसेना, परमाणु, आयुध, बीमा, बैंक, डाकघर, जनगणना, कृषि, आय से संबंधित, आयकर। राज्य सूची में संबंधित हैं लोक व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य, कांची हाउस, मत्स्यिकी, कृषि आय पर कर, पथ कर, प्रति व्यक्ति कर आदि। समवर्ती सूची में सम्मिलित है विवाह विच्छेद, न्यायालय का अवमान, वन्य जीव जंतुओं एवं पक्षियों का संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा, जन्म मरण सांख्यिकी। आइए अगले प्रश्न पे, निम्नलिखित में कौन सा विषय भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो विवाह तथा विवाह विच्छेद इसी के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, कौन सा विषय समवर्ती सूची में नहीं है? तो सार्वजनिक व्यवस्था समवर्ती सूची में नहीं है। भारत में केंद्र को शक्तिशाली बनाने का एक संवैधानिक कारण क्या है? संघीय सूची। राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रहित के विषय घोषित करने का अधिकार किसे है? तो राज्यसभा को है। अगला प्रश्न, 42वें संविधान संशोधन के पश्चात भारत के संविधान की समवर्ती सूची का विषय कितने विषय हैं? 47। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा समवर्ती सूची में परिभाषित विषयों पर विधियों का निर्माण कर सकता है? तो राज्य विधानमंडल और संसद मिल करके। 22 भाषाओं का संविधान में उल्लेख है, यह 8वीं अनुसूची में है। और 22 भाषा से पहले कितने भाषा थे? 18 भाषा। संविधान के प्रारंभ में केवल 14 भाषाओं को राज्य की भाषा का दर्जा प्राप्त था। 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा जनवरी 2004 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को राजकीय भाषा के रूप में मान्यता मिली। इससे पहले 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, कोंकणी तथा मणिपुरी को तथा वर्ष 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। इस प्रकार अभी तक 22 भाषाएं संविधान में अनुच्छेद 344 के तहत मान्यता प्राप्त हैं। अगला प्रश्न, लोक संप्रभुता भारतीय संविधान में किसके पास है? संपूर्ण और व्यापक है। मतलब लोक संप्रभुता भारतीय संविधान में जनता के पास है और यह संपूर्ण और व्यापक है। अगला प्रश्न, किसने यह दृष्टिकोण व्यक्त किया कि भारतीय संविधान समय तथा परिस्थितियों की आवश्यकता अनुसार एकात्मक और संघात्मक दोनों है? तो यह जेनिंग्स ने किया। भारत के संविधान में फेडरल शब्द कहाँ वर्णित है? तो फेडरल शब्द भारत के संविधान में कहीं भी वर्णित नहीं है। भारतीय संघ को पैरामाउंट फेडरेशन किसने कहा है? तो के संस्थानम ने पैरामाउंट फेडरेशन कहा है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान ने अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता प्रणाली और इंग्लैंड के संसदीय सर्वोच्चता सिद्धांत के बीच आश्चर्यजनक रूप से एक मध्यम मार्ग खोज निकाला है। यह कथन किसका है? यह कथन है दुर्गादास बसु का। अगला प्रश्न, संघ को राज्य संविधान के स्रोत से संबंधित प्रश्न है। संघ को राज्य को आदेश देने का यह विचार भारत के संविधान निर्माताओं ने कहाँ से प्राप्त किया है? तो यह 1935 के भारत सरकार अधिनियम से। अगला, भारत का संघात्मक व्यवस्था में शक्ति विभाजन संबंधी 3 सूचियां जहां से ली गई हैं वह भारत शासन अधिनियम 1935। भारत में राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत है। यह विधि कहाँ से ली गई है?
तो प्रश्न समझिएगा कि भारत में राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत है, तो इसका कोई प्रावधान ही नहीं है। भारत में राज्यपाल नियुक्त करने का प्रावधान कनाडा के संविधान से ग्रहित है। कनाडा के संविधान केंद्र द्वारा, न कि राष्ट्रपति द्वारा, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रावधान करता है, जबकि प्रश्न में क्या है, राष्ट्रपति शब्द का प्रयोग किया गया है। तो राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत ही नहीं है, बल्कि केंद्र है, वह केंद्र का प्रतिनिधि है राज्यपाल। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से ये प्रश्न 2-3 परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है, इसलिए ध्यान रखें कि जब केंद्र आए तो ठीक है, अगर राष्ट्रपति पूछता है तो राष्ट्रपति कोई ऐसा प्रावधान नहीं राष्ट्रपति के लिए है। निम्नलिखित में कौन सा कथन भारतीय संविधान के बारे में सही है? तो यह एक उधार का झोला है। भारतीय संविधान में संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित किए जाने में निम्नलिखित में से किसके नमूने को अपनाया गया है? तो कनाडा के नमूने को अपनाया गया है। और भारत के संविधान निर्माताओं ने संघवाद की अवधारणा का ग्रहण किया है कनाडा के संविधान से ही। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। समवर्ती सूची कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की व्यवस्था अमेरिका से। संघात्मक स्वरूप कनाडा से। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की अवधारणा को निम्न में से किस संविधान से लिया गया है? तो यह लिया गया है कनाडा के संविधान से, न कि अमेरिका से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समक्ष समानता किस संविधान से लिया गया है? तो यह ब्रिटेन से लिया गया है। जब भारतीय संविधान तैयार किया गया तब संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया? संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में किसका उल्लेख नहीं है? तो राजनीतिक समानता का उल्लेख नहीं है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो संविधान की उद्देशिका ही संविधान का आत्मा कहलाता है। प्रश्न समझिएगा, अगर पूछा जाए कि संविधान का आत्मा, तो प्रस्तावना या उद्देशिका, लेकिन अगर पूछा जाए कि भीमराव अंबेडकर किसको मानते हैं तो उसमें बदल जाएगा, उसमें हो जाएगा आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को उन्होंने आत्मा माना है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो उदारवादी शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। अगला प्रश्न, तेलंगाना विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो वर्तमान में तेलंगाना विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 119 है। और 120 था पहले, एक आंग्ल भारतीय को मनोनीत किया जाता था, लेकिन अब यह व्यवस्था खत्म हो गई, तो अब 119 ही है। जम्मू कश्मीर में संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लागू किया गया है? तो 10 बार। लेटेस्ट सबसे लास्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति शासन ये कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन 8 मार्च 2002 से 3 मई 2002 तक प्रभावी रहा। लक्षद्वीप की राजधानी का नाम क्या है? तो कवरत्ती है लक्षद्वीप की राजधानी का नाम। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है। आइजोल मिजोरम की राजधानी है। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। किन 2 भाषाओं का उपयोग भारत के किसी भी हिस्से में भाषाओं के रूप में नहीं होता है? तो सिंधी और संस्कृत का प्रयोग भारत के किसी भी हिस्से में इसका प्रयोग नहीं होता है। अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था? तो 1955 में पारित किया गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में कौन सा नागरिकता का आधार है? तो नागरिकता का आधार भौगोलिक आधारित उत्पत्ति है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है? जो शामिल है हम उसको बात करेंगे। तो धर्म का अनुसरण और प्रचार का अधिकार है और धर्म के मामले का प्रबंधन है। टैक्स वगैरह नहीं लगेगा और धार्मिक निर्देश भी नहीं दिए जाएंगे। अगला प्रश्न, हाँ, धर्म के मामले में भारतीय संविधान मौन है। मतलब अगर आपके धर्म में बुराई है तो आपके धर्म में एंट्री भी लेगा। धर्मनिरपेक्ष कहने के लिए है, लेकिन अगर आपके धर्म में बहुत ज़्यादा बुराई है या फिर जैसे 3 तलाक की व्यवस्था थी या हिंदू धर्म में बहुपत्नी विवाह की बात थी, तो उसमें इनका एंट्री होता है। ये उसमें प्रवेश कर उसको सुधारते हैं। आइए, बंदी प्रत्यक्षीकरण को बोलते हैं हैबियस कॉर्पस।
परम आदेश को बोलते हैं मैंडमस। परम आदेश का मतलब होता है यह रिट उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी पदाधिकारी को उसके सार्वजनिक कर्तव्य पालन करने के लिए जारी किया जाता है। इस रिट का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, परम आदेश मैंडमस। प्रतिषेध प्रोहिबिटेशन, यह आज्ञा पत्र उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा अर्धन्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि मामले को अपने यहाँ कार्रवाई न करें क्योंकि यह मामला उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। मतलब मामले पर रोक, प्रतिषेध। हम लोग देखते हैं कि लिखा रहता है कहीं कहीं गेटों पर निषेध, प्रवेश निषेध, मतलब आप प्रवेश नहीं कर सकते। तो वैसे ही प्रतिषेध, आप ये काम नहीं कर सकते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? प्रोहिबिटेशन। उत्प्रेषण, यह रिट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को निर्देश दिया जाता है कि अपने पास लंबित मुकदमों को न्यायिक निर्णय के लिए वरिष्ठ न्यायालय के पास भेजें। इसको बोलते हैं सर्टिलरी। और अधिकार परीक्षा, यह रिट न्यायालय द्वारा उन पदाधिकारियों को जारी किया जाता है जो किसी काम को करने के लिए वैधानिक रूप से अधिकार नहीं रखते हैं। इस रिट के द्वारा न्यायालय उनसे पूछता है कि आप किस अधिकार से यह कार्य कर रहे हैं। कन्फ्यूजिंग होता है इसमें परम आदेश और उत्प्रेषण दोनों को समझ लेते हैं। प्रतिषेध में अधिकार परीक्षा का अंग्रेजी होता है क्यो वारंटो। हाँ, प्रतिषेध में सीधा रोक लगा दी जाती है अधीनस्थ न्यायालयों पे, अर्धन्यायिक न्यायाधिकरणों पे कि यह आपका क्षेत्र नहीं है। अब बचता है परम आदेश। यह रिट उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी पदाधिकारीगण को परम आदेश दिया जाता है। मतलब वो परम आदेश दिया जाता है कि आप सार्वजनिक कर्तव्य का पालन करने के लिए जारी किया जाता है। प्रतिषेध और उत्प्रेषण, प्रतिषेध और उत्प्रेषण में कन्फ्यूजन होता है कि प्रतिषेध क्या है। तो यह आज्ञा पत्र उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा अर्धन्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी किया जाता है। और उत्प्रेषण, यह रिट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को निर्देश दिया जाता है। इसमें कोई लिखा नहीं है कि उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, अगर उसके अधीन में न्यायालय है तो उसको जारी किया जाएगा उत्प्रेषण। लैटिन शब्द मैंडेनस परम आदेश का क्या अर्थ है? परम आदेश का अर्थ है हम आदेश देते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारतीय गणतंत्र के विशेषणों में समाजवाद शब्द का भी प्रयोग किया गया। संविधान के किस भाग में इस लक्ष्य की पूर्ति होती है? तो मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इस तत्व की पूर्ति होती है। अगला प्रश्न, यदि राज्य सरकार राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों का क्रियान्वयन नहीं करती तो उसे पालन करने के लिए बाध्य कर सकता है मतदाता। मतलब नीति निर्देशक तत्व। अब नीतीश कुमार ने बिहार में शराब बंद किया, इसके पीछे कारण ये था कि चुनाव प्रचार के दौरान महिलाओं ने उनके रास्ते घेर लिए थे। ये नीति निर्देशक तत्व का है कि शराब नहीं मिलना चाहिए, नशीली पदार्थ नहीं मिलना चाहिए। राज्य सरकारें अपनी आय के लिए ये सब लागू करती हैं कि हाँ भाई शराब मिलेगा, उससे उनको टैक्स मिलता है। तो मतदाता अगर जागरूक होंगे तो नीति निर्देशक तत्व के सभी पहलू लागू किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न पर आते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विषय में क्या सत्य है? यह न्याय योग्य नहीं है और ये न्याय योग्य नहीं है। नीति निर्देशक तत्व के बारे में बस इतना ही है। अगला है सूची मिलान करने के लिए, तो इसको एक नज़र देख लेते हैं हम बिना कुछ सोचे। पनिक्कर आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद की बात करते हैं, अंबेडकर आर्थिक लोकतंत्र की बात करते हैं, BN राव नैतिक उपदेश देते हैं, जेनिंग्स पुण्य आकांक्षा की बात करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण कथन हैं, इनका उद्देश्य सामाजिक क्रांति की प्राप्ति है, ऑस्टिन कहता है। नीति निर्देशक तत्वों के बारे में ऑस्टिन कहता है कि इनका उद्देश्य सामाजिक क्रांति की प्राप्ति है। KT शाह कहते हैं कि ऐसा चेक जिसे बैंक सुविधानुसार भुनाएगा। और GN जोशी कहते हैं कि नैतिक आर्थिक सिद्धांत है जो कानून की शक्ति से हीन है। GN जोशी। अगला प्रश्न, मूल भारतीय संविधान शामिल राजनीतिक तत्वों की संख्या क्या थी? मूल जो संविधान था उसमें नीति निर्देशक तत्वों की संख्या क्या थी? तो थी वह 14 निर्देशक तत्व थे स्टार्टिंग में। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य एक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है, संविधान सभा में किसने कहा था? तो BR अम्बेडकर ने। एक चीज़ नोट कर लें कि 14 अनुच्छेद तो नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित किया गया था, लेकिन बाद में 39 क और अनुच्छेद 43 क तथा अनुच्छेद 48 क बाद में जोड़ा गया था। अब अगले प्रश्न पे आते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? तो मुफ्त में कानूनी सलाह का जो व्यवस्था है यह बाद में जोड़ा गया। अगला प्रश्न,
वनों और पर्यावरण के संरक्षण हेतु भारतीय संविधान के किस भाग में प्रावधान किए गए हैं? तो भाग 4 में ही, मतलब नीति निश्चय तत्व में ही भाग 4 एवं 4 में दोनों खंडों में इसका प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में उल्लिखित नागरिकों को मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो वर्तमान में 11 हैं। निम्न में कौन सा वाद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो रामशरण वाद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। यह 1988 में हुआ था। अगला प्रश्न राष्ट्रपति से संबंधित है। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? तो निर्वाचक मंडल के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। राष्ट्रपति अध्यादेश तभी जारी करते हैं जब संसद सत्र न चल रहा हो। निम्नलिखित में किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती, बल्कि उपराष्ट्रपति चुन के आते हैं। भारत का राष्ट्रपति एक संसद सदस्य नहीं होता, क्योंकि उसे यह देखना है कि वह निष्पक्ष रहे। केंद्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, कभी भी नहीं। केंद्र में राष्ट्रपति शासन नहीं, आपातकाल लगता है, बल्कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो 78(2) में। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के पुनः जुटने के बाद कितने दिन तक प्रभावी रहता है? तो 6 सप्ताह तक। अगला प्रश्न, जब राष्ट्रपति एक विधेयक को पुनर्विचार हेतु अनुच्छेद 121(11) के अंतर्गत वापस करता है, तब यह उदाहरण है किसका? निलंबित निषेधाधिकार का। एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को अनुच्छेद 71(1) के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया विनिश्चय ही अंतिम होगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश को अधिकतम कितनी अवधि तक हो सकती है? तो अधिकतम 7.5 माह तक हो सकती है। हाँ, इसका उल्लेख अनुच्छेद 123 के 2 में क में किया गया है। राष्ट्रपति के विशेषाधिकार हैं लोकसभा को भंग करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना और संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अर्हताओं में से कौन भारत एवं अमेरिका दोनों राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के लिए उभयनिष्ठ है? तो न्यूनतम आयु उभयनिष्ठ है, 35 वर्ष यहाँ भी और 35 वर्ष वहाँ भी। अगला प्रश्न उपराष्ट्रपति से संबंधित है कि भारत के उपराष्ट्रपति पद को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वह नियुक्त करता है, नियुक्त नहीं करता है, वह शपथ बस दिलाता है। नियुक्त नहीं होता, वह खुद निर्वाचित होकर आता है, इसीलिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन भारत का उपराष्ट्रपति नहीं था? तो फखरुद्दीन अली अहमद भारत के राष्ट्रपति नहीं थे। बिना संसद सदस्य हुए निम्नलिखित में किसको संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? तो संसद के महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल को यह अधिकार है। अगला प्रश्न, भारत में कौन सी विधि राज्यसभा के चुनाव में प्रयुक्त होती है? तो अप्रत्यक्ष विधि होती है। अगला प्रश्न, जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो इसमें कौन कौन से चीज़ें होंगी? अध्यक्ष को बोलने का अधिकार होगा, वह अध्यक्षता नहीं करेगा, वह प्रथमतः मत देने का हकदार होगा। संघीय कार्यपालिका उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति। संघीय कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। संसद की अनुमति से राष्ट्रीय आपातकाल बढ़ाया जा सकता है अधिकतम 6 महीने तक। भारत में संसदीय सरकार जाना जाता है उत्तरदायी सरकार के रूप में। लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा के समक्ष। राज्यसभा का सभापति निर्वाचित होता है संसद के सभी सदस्य में निर्वाचित भी हैं और मनोनीत भी हैं। तो राज्यसभा का सभापति सभी के द्वारा चुना जाता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के प्रतिनिधित्व की दृष्टि से सही क्रम को पहचानिए। तो इसमें पहचानना कुछ नहीं है, बस इतना है कि राजस्थान से 10 सीटें हैं, मध्य प्रदेश से 11 सीटें हैं, कर्नाटक से 12, बिहार से 16 और उत्तर प्रदेश से 31 सीटें हैं। एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में चुनाव द्वारा अंगल भारतीय समुदाय के सदस्यों को यदि प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होता है तो अनुच्छेद 331 के द्वारा
राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय एवं अनुच्छेद 333 के द्वारा राज्यपाल राज्य की विधानसभाओं में 1 आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत कर सकता था। 25 जनवरी 2020 को यह व्यवस्था समाप्त हो गई क्योंकि 126वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन करके अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि 25 जनवरी 2030 तक कर दिया गया, परंतु आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने का आरक्षण नहीं बढ़ाया गया। मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके समक्ष उत्तरदायी होते हैं? तो राष्ट्रपति के समक्ष। राष्ट्रपति शासन के लिए संसद का अनुमोदन कितनी अवधि के भीतर प्राप्त किया जाना चाहिए? तो 2 माह के लिए। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के प्रत्येक सदन को अपनी प्रक्रिया और कार्य व्यवहार के संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 118। लोकसभा और राज्यसभा संयुक्त रूप से बैठती है जब राष्ट्रपति दोनों सदनों को बुलाते हैं तब। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्यसभा विघटित नहीं की जा सकती है? तो अनुच्छेद 83 कहता है कि राज्यसभा कभी विघटित नहीं की जा सकती। अगला प्रश्न, प्रत्येक संसदीय प्रणाली में संसद की बैठकों में प्रश्नों के लिए अलग से समय निर्धारण किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? प्रश्नोत्तर घंटा कहते हैं। भारतीय संसद की कार्यवाही में 0 आवर या शून्यकाल का अर्थ है प्रश्नकाल एवं एजेंडा के मध्य का समय। अगला प्रश्न, लोकसभा में दिए गए सभी भाषण और अनुक्तियां किसे संबोधित की जाती है? तो वह अध्यक्ष को अनुक्त की जाती है। अगला प्रश्न, संसद के अधिवेशन के दौरान संसद सदस्यों को किन मुकदमों में बंदीकरण से उन्मुक्ति प्राप्त है? तो दीवानी मुकदमों में उन्हें बंदीकरण से उन्मुक्ति प्राप्त है। निम्नलिखित में कौन सा सही है? कि इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 352(3) में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख है। छत्तीसगढ़ में यह प्रश्न पूछा गया था कि मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख भारत के संविधान में कहाँ है? तो वह 352(3) में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किया गया है। वित्त विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, बस यही कथन सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन आयोजित कर सकता है? तो वह भारत का राष्ट्रपति आयोजित कर सकता है। राज्यसभा में विभागों से संबंधित अस्थायी समितियों की संख्या कितनी है? तो वह है 8 अस्थायी समितियां हैं। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार कार्य करती है। इसकी कुछ विशेषताएं इस प्रकार है कि नाम मात्र का कार्यकारी अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद में वास्तविक कार्यकारी अधिकारों का होना, कार्यकारी का निम्न सदन के प्रति उत्तरदायित्व, यही इसकी विशेषता यहाँ दी गई है। मतलब पूछा गया था कि कौन सा विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न, केंद्रीय प्राक्कलन समिति में शामिल होते हैं कितने सदस्य? 30 सदस्य। भारत में केंद्र में पहली बार गैर कानूनी सरकार का कब गठन हुआ था? 1977 में पहली बार केंद्र का गठन हुआ था। यह कौन निश्चय करता है कि कोई वित्त विधेयक है अथवा नहीं? वित्त विधेयक का कोई उल्लेख नहीं है। धन विधेयक के बारे में है कि लोकसभा अध्यक्ष करता है। वित्त विधेयक अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक संबंध में विशेष उपबंध का उल्लेख है। कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय के लिए इसमें से कोई नहीं कर सकता है। पहले उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल और सबसे लास्ट में लाल कृष्ण आडवाणी। वर्तमान लोकसभा की बैठक के लिए घनपूर्ति क्या है? 55। अगला प्रश्न, और एक चीज़ और है कि जो चुने जाते हैं 550 या 52 सदस्य, 545 सदस्य, 552 कुल हैं अधिकतम, तो 530 सदस्य राज्यों से हैं, 20 प्रतिनिधि केंद्र शासित से और 2 एंग्लो इंडियन। तो अब एक प्रश्न ये भी है कि अब भारतीय संविधान में मतलब लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 550 ही हो सकते हैं, 552 नहीं होंगे। लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन किसको सौंपती है? तो लोकसभा को सौंपती है। अब प्रश्न है उच्चतम न्यायालय से, निम्नलिखित में से किस केस में सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा पर सवाल उठाया गया था? तो गोलकनाथ केस पर। न्यायिक सक्रियता का क्या अर्थ है? न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका के कार्यों को ग्रहण करना है। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है किससे? जनहितवाद से। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है विधि का शासन। विधि का शासन PIL का पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न जो मिलान करने वाला है
तो सीधे हम इसको देखते हैं कि गोलकनाथ केस में मौलिक अधिकार की बात की गई थी, शमशेर सिंह केस में राष्ट्रपति के अधिकार, मिनर्वा मिल्स केस में राज्य के नीति निर्देशक तत्व और केशवानंद भारती केस में आधारभूत संरचना का सिद्धांत दिया गया था। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण करने की आयु 65 वर्ष करने वाला संवैधानिक संशोधन कौन सा है? तो 124 भारत संविधान के अनुच्छेद की बात किया गया है कि 65 वर्ष करने वाला संवैधानिक संशोधन कौन सा है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर से मुद्रा सहित अधिपत्र उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। वह न्यायाधीश तब तक पद धारण करेगा जब तक वह 65 वर्ष का नहीं हो जाएगा। लेकिन यहाँ संवैधानिक संशोधन की बात की गई है और इसमें अनुच्छेद दिया गया है। इस प्रश्न को हम देख लीजिएगा आप लोग भी, क्योंकि अब बाद में मुझे याद रहा ना रहा, इस प्रश्न को हम देखेंगे। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनरीक्षण दर्शाता है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या राज्य के किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है? अगला प्रश्न है, भारत का संघीय न्यायालय स्थापित कब किया गया था? 1937 में किया गया था। निम्नलिखित में से किस एक वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना भारत के संविधान का अंग है? तो केशवानंद भारती वाद में ऐसा उन्होंने कहा था। भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 124 से 147 में उल्लिखित है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित 34 हो गई है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह के बाद करते हैं। तो अगला प्रश्न अब आते हैं कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है? तो संसद के अधिनियम द्वारा बढ़ाई जा सकती है। निम्नलिखित में किसके कारण अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 226 के बीच का अंतर समाप्त किया गया? तो रिट अधिकारिता के द्वारा। बंदी प्रत्यक्षीकरण का संबंध इसमें किससे है? तो मौलिक अधिकार से है। निम्नांकित में कौन सी याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? तो उत्प्रेषण ऐसा करती है। निम्न में कौन से परमादेश का मतलब अक्षरशः आपका अधिकार क्या है होता है? तो वह अधिकार परीक्षा। भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी सिद्धांत का स्रोत है। न्यायिक व्याख्या। अगला प्रश्न कि राज्यपाल के, अब संबंधित राज्यपाल से प्रश्न है, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके पद को निम्न में कौन ग्रहण करता है? तो राष्ट्रपति ग्रहण करता है। एक राज्य के राज्यपाल के संबंध में सत्य है कि वह अपने विवेकगत कार्यों के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी नहीं है, मतलब वह विवेक से अपना स्वतंत्र है। अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है और इसी अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु विधानमंडल को वापस भी कर सकता है। राज्य के गवर्नर की आयु नियुक्ति के समय कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो अनुच्छेद 200 के तहत। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि अनुच्छेद 201 के तहत जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख लिया जाता है तब राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। अनुच्छेद 169 में विधान परिषदों के उत्साधन और सृजन से संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 256 राज्यों और संघ के बाध्यता संबंधी प्रावधान करता है। अगला प्रश्न, निम्न में किसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है। अगला प्रश्न है, संघ राज्य क्षेत्रों जिनकी अपनी कोई विधायिका नहीं होती है के लिए विधि निर्माण किया जाता है किसके द्वारा? संसद के द्वारा। संसद के द्वारा। उत्तर प्रदेश में कुल विधान परिषद की संख्या कितनी? तो 100। संघ राज्य क्षेत्र में लोकसभा से कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो प्रश्नकाल 2014 के टाइम में था तो उस समय 13 ही थी, परंतु 2019 में 126वें संविधान संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर धारा 370 संशोधित करके विशेष राज्य से 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख वर्गीकृत कर दिया गया। इस प्रकार लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश लोकसभा सीटों की संख्या हो गई 19, मतलब 19 सीटें। और केंद्र शासित क्षेत्रों को लोकसभा में कितनी सीटें आवंटित हैं? तो 20 सीटें आवंटित हैं।
धन विधेयक विधानसभा में किसकी अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है? तो राज्यपाल की अनुमति से। निम्न में से राज्य मंत्रिपरिषद का कार्य नहीं है, तो बहुमत सिद्ध करने हेतु समय सीमा का निर्धारण ये नहीं है कार्य। अगला प्रश्न है, राज्य विधान परिषद का गठन होता है निर्वाचक मंडल द्वारा। राज्य विधान परिषद बनने के लिए सबसे पहले राज्य विधानसभा द्वारा यह पारित किया जाता है कि हाँ हमारे यहाँ विधानसभा होगी, संसद उसको अनुमोदित करती है, संसद उसको पास करती है, फिर वो जाके प्रोसेस से बनता है। अगला प्रश्न, राज्य सरकार का विधिक सलाहकार को क्या कहा जाता है? तो एडवोकेट जनरल कहा जाता है। और यही चीज़ जब केंद्र में होगा तो अटॉर्नी हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल। अगला प्रश्न, राज्य सरकार को विधिक मामले का परामर्श कौन देता है? तो एडवोकेट जनरल। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश अधिकतम अवधि के लिए कितने दिनों तक के लिए होता है? तो 7.5 माह अधिकतम। अगला प्रश्न, एक राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त सत्र को सभापतित्व कौन करता है? तो ऐसा कुछ उल्लेख नहीं है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 197 में के अनुसार राज्यों की विधायी प्रक्रिया में विधानसभा विधान परिषद के संयुक्त प्रावधान का उल्लेख ही नहीं है। अगला प्रश्न, राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के स्वीकृत पद हैं 30। यह कुछ दिन पहले का प्रश्न है, 2014-15 तक का, हो सकता है कभी बढ़ गया हो, चेक कर लें, अपडेट रहें। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1949 में हुई थी राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके कार्य से सिद्ध कदाचार या अयोग्यता के आधार पर हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया? तो भाग 11 में केंद्र राज्य संबंध का उल्लेख किया गया है। बजट से संबंधित प्रश्न है, बजट के राजस्व अनुमान किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय द्वारा। बजट स्वीकृति के लिए कौन जिम्मेदार है? तो संसद जिम्मेदार है। अगला प्रश्न, संवैधानिक प्रावधान के अनुसार वित्त आयोग अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है किसको? राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न, भारत में कार्य निष्पादन बजट किसकी सिफारिश पर प्रारंभ किया गया था? तो प्रशासकीय सुधार आयोग के द्वारा। भारत में वित्त मंत्री बजट किसकी सलाह से तैयार करता है? तो प्रवर या संयुक्त समिति, प्रवर या तदर्थ समितियों को सबसे महत्वपूर्ण होती है। किसी विशेष विधेयक को विचार करने के लिए इस समिति का गठन किया जाता है। जब संसद के दोनों सदन किसी विधेयक को विचार करने के लिए अलग अलग समितियों का गठन करते हैं तब उन समितियों को प्रवर समिति कहा जाता है। संयुक्त रूप से इस समिति गठन करते हैं तो उसे संयुक्त प्रवर समिति कहते हैं। और प्रवर समिति में 30 और संयुक्त प्रवर समिति में 45 सदस्य होते हैं, जिसमें कि संयुक्त में 30 और 15, मतलब 30 लोकसभा से और 15 राज्यसभा से। अगला प्रश्न, किसी कार्यपालिका के हाथों कोरे चेक की संज्ञा दी गई है? तो प्रत्यानुदान को। बजट शब्द बुजट शब्द से बना है, यह किस भाषा से लिया गया है? तो फ्रेंच से। केंद्रीय वित्त मंत्री ने किस वर्ष को ग्राम सभा वर्ष घोषित किया था? तो 1999 को। यशवंत सिन्हा द्वारा 1999-2000 को ग्राम सभा वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। अगला प्रश्न, भारत में बजट निर्माण में संलग्न रहते हैं कौन कौन? तो वित्त मंत्रालय, योजना आयोग मतलब नीति आयोग, और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। अगला प्रश्न, अब तक गठित विभिन्न वित्त आयोग के अध्यक्ष पद पर निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति कभी नहीं रहा? तो श्री बीपी मंडल कभी नहीं रहा। बाकी श्री संतानाम, श्री ए.के. चंद्रा और डॉक्टर राजमन्नार इसके थे। अगला प्रश्न, भारतीय संसद बजट के लेखा परीक्षण पर अपनी किस समिति द्वारा नियंत्रण रखती है? तो लोक लेखा समिति द्वारा नियंत्रण रखती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा तथ्य वित्त आयोग के बारे में सही नहीं है? तो वित्त आयोग के बारे में जो सही है पहले हम वो देखते हैं। इसके सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। यह भारत के वित्तीय संघवाद का संतुलन चक्र है। यह संविधान के अनुच्छेद 288 के अंतर्गत स्थापित किया गया है। और जो गलत है वो ये है कि इसके सदस्यों की योग्यता राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है, अर्थात इसके सदस्य की योग्यताएं संसद द्वारा निर्धारित की जाएगी। अब आइए चुनाव आयोग से संबंधित प्रश्न है। नोटा को मतदान में भारत की वेटिंग मशीन में पहली बार कब पेश किया गया? तो 2013-14 में पेश किया गया। भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1966 में। श्री मोरारजी देसाई को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया, परंतु बाद में के हनुमंतैया इस आयोग के अध्यक्ष बने। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 31 अगस्त 2005 को बनाया गया था, जिसके अध्यक्ष थे वीरप्पा मोइली।
एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। अंतर्राज्यीय परिषद संवैधानिक है, अनुच्छेद 263 में इसका उल्लेख किया गया, जबकि क्षेत्रीय परिषद संवैधानिक नहीं है, इसका उल्लेख नहीं है, बस ये गठित की जाती हैं, परामर्शदात्री इकाइयां हैं, परामर्श देती हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? तो योजना आयोग का सचिव, मतलब अभी जो नीति आयोग का सचिव होगा वही। अगला प्रश्न, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन? तो राजीव कुमार। अगला प्रश्न, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो 1952 में। अगला प्रश्न, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है केवल भारत के राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न, निम्न में से वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लोक आयुक्त कौन हैं? तो 2015 के टाइम में वर्तमान लोक आयुक्त थे संजय मिश्रा, वर्तमान समय का मालूम नहीं, आप देख लें। राष्ट्रीय महिला अधिकार आयोग बनाया गया है संसद के द्वारा पारित कानून से। भारत में संघीय विधानमंडल द्वारा कब बंधुआ मजदूर प्रथा का उन्मूलन कानून प्रारंभ किया गया? तो 1976 में। राष्ट्रीय एकता परिषद उद्भव किस सन में हुआ था? 1952 में, 6 अगस्त राष्ट्रीय विकास परिषद का हुआ था 6 अगस्त 1952 में। राष्ट्रीय एकता परिषद का उद्भव सितंबर अक्टूबर 1961 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा यह सम्मेलन हुआ था। इसकी प्रथम बैठक जून 1962 में हुई थी। इस परिषद के गठन का प्रयोजन भारत में सांप्रदायिकता, जातिवाद और क्षेत्रवाद की समस्याओं से निपटने का समाधान खोजना है। इस परिषद के वर्तमान अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होंगे, मतलब मोदी जी, और यह सरकार की सलाहकारी निकाय है और इसकी सदस्य संख्या 147 है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहला वित्त निगम था पुनर्वास वित्त निगम। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पुनर्वास वित्त निगम पहला भारत सरकार का निगम था। अगला प्रश्न हमारा लोक सेवा आयोग से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद जो यूपीएससी के सदस्यों को हटाने के बारे में विवरण देता है, वह अनुच्छेद कौन सा है? तो वह अनुच्छेद है 317। भारतीय संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? तो उसमें सदस्य होते हैं 11। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की सेवा शर्तें निर्धारित होती है भारतीय संसद द्वारा। भारत में लोक सेवाओं में भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा पद्धति की सर्वप्रथम अनुशंसा की गई थी कोठारी प्रतिवेदन में। कोठारी मतलब कोठारी समिति द्वारा। अगला प्रश्न, आपातकाल से वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? तो न्यायाधीश सहित सिविल सेवकों के वेतन को कम कर सकते हैं। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रपति आपातकाल घोषणा कैबिनेट की लिखित सलाह पर कर सकता है। यह व्यवस्था जोड़ी गई कब? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जिसमें 315 में संघ लोक सेवा आयोग की बात की गई है। 315 में संघ लोक सेवा आयोग, 360 में वित्तीय आपातकाल, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राज्य आपातकाल। अगला प्रश्न, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों को कितनी सीटें प्राप्त है? तो लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 और अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीटें आरक्षित है। अगला प्रश्न हमारा निर्वाचन से है। संसद के दोनों सदनों के सदस्य की सदस्यता समाप्त करने के निर्णय से पहले राष्ट्रपति किसका परामर्श प्राप्त करेगा? तो निर्वाचन आयोग का। भारत में दल बदल संबंधी मामलों पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है किसे? सदन के अध्यक्ष को। सामान्य निर्वाचन हेतु एक निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है किसके द्वारा? परिसीमन आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न, वोट देने का अधिकार क्या है? वोट देने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार भी है और विधिक अधिकार भी है। वोट देने का अधिकार क्या है? एक राजनीतिक अधिकार भी है और एक विधिक अधिकार भी है। अगला प्रश्न, भारत में निर्वाचन परिणाम की घोषणा कितने दिन पश्चात एक उम्मीदवार अपना निर्वाचन व्यय संबंधी अधिकारी को सौंप देते हैं? तो वह 30 दिनों के भीतर। अगला प्रश्न, राज्य निर्वाचन आयुक्त अपदस्थ किया जा सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपदस्थ करने की प्रक्रिया के समान प्रक्रिया द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त को संविधान में दी गई एक विशेष प्रक्रिया का पालन किए बगैर हटाया नहीं जा सकता। यह प्रक्रिया वही है जो इनको हटाने के लिए अपनाई जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। निम्न में किस चुनाव में चुनाव आयोग की कोई भूमिका नहीं होती है? तो लोकसभा के अध्यक्ष की चुनाव में चुनाव आयोग की कोई भूमिका नहीं होती। अगला प्रश्न है हमारा पंचायती राज से। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हें कहा गया है कि सही क्रम में व्यवस्थित करिए। तो सबसे पहले मुकामी बोर्ड, उसके बाद सामुदायिक विकास कार्यक्रम, फिर थुंगन समिति, फिर 73वां संविधान संशोधन।
अगला प्रश्न, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार छोटे नगर क्षेत्रों के लिए नगर पालिका गठन होगा, उसकी आबादी कितनी होनी चाहिए? तो 20,000 से 3 लाख के बीच। नगर निगम की स्थापना की जाती है राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा। निम्न में कौन सा विचार जेपी ने विनोबा से ग्रहण किया था? भूदान और ग्रामदान दोनों ही ग्रहण किया था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है? तो सादिक अली समिति, दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है, समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है। GV राव समिति 1985 में गठित हुई थी, LM सिंह भी 1986 में। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से क्या तात्पर्य है? पंचायती राज की स्थापना, यही इसका तात्पर्य है। अगला प्रश्न, पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो राज्य सरकार द्वारा। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों का वर्णन है? तो भाग 9 में। 11वीं अनुसूची में पंचायत के लिए 29 विषयों का उल्लेख है और नगर पालिका के लिए 18 विषयों का। निम्न में से किस पर कर लगाने के लिए नगर निगम को अधिकार नहीं होता है? तो बिक्री पर कर लगाने के लिए। इसके अलावा संपत्ति, वाहन और मनोरंजन पर नगर निगम कर लगाती है। निम्नलिखित में कौन निकाय निगम की शक्ति को व्यवहार में लाने में समर्थ नहीं है? तो विकास अधिकारी। निर्वाचन के बाद सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है 2 वर्ष बाद। ग्राम पंचायत अपने सभी कार्यों के लिए ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मुख्य लेखा अधिकारी इनमें से किसके साथ किसके आय व्यय की जांच नहीं करते हैं? तो नगर निगम की आय व्यय की जांच नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहला वित्त निगम था कौन सा? पुनर्वास वित्त निगम। कई सारे एग्जाम में आया है पुनर्वास वित्त निगम, पुनर्वास वित्त निगम। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहला स्थापित पुनर्वास वित्त निगम था। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसके अतिरिक्त विकल्पों में दिए गए जीवन बीमा निगम 1956 में, इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन की स्थापना 1953 में, इंडिया इंटरनेशनल की स्थापना 1953 में की गई थी। पंचायत समिति के सदस्यों को जनता प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करती है। अगला प्रश्न, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों के मध्य राजस्व विभाजन के लिए निम्न में कौन उत्तरदायी है? तो राज्य वित्त आयोग उत्तरदायी है। TDP कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में है, TMC बंगाल में, DMK तमिलनाडु में, बीजद ओडिशा में। अगला प्रश्न, जाति प्रथा तत्व है किसका? चेतना बोध का। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा होता है? तो गृह मंत्री के द्वारा। मायावती पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी कब? 1995 में पहली बार बनी थी और लास्ट में 2007 में बनी थी। अगला प्रश्न लोकपाल और लोकायुक्त से है कि लोकपाल और लोकायुक्त पदों की स्थापना संसद ने किस वर्ष अधिनियम ने पारित कर दी थी? तो कोई ऐसा नहीं है जो ऑप्शन में है, आंसर है 2013 में इसे पारित किया गया है, 18 दिसंबर 2013। अगला प्रश्न ओम्बुड्समैन की संस्था सर्वप्रथम कहाँ स्थापित की गई? तो स्वीडन में ओम्बुड्समैन सर्वप्रथम। अगला प्रश्न भारत में महान्यायवादी के पद के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो उसे भारत का राज्य क्षेत्र के अंतर्गत सभी न्यायालय में सुने जाने का अधिकार होगा। अगला प्रश्न है विभिन्न देशों के संवैधानिक तथ्य। फ्रांसीसी दलों में सबसे पुराना दल जो अब विघटित हो गया है रेडिकल पार्टी नाम है उसका। कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक अदालतों की स्थापना के लिए प्रावधान करता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक शक्तियों का उपयोग करता है? तो अनुच्छेद 3। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो बता दें कि जो सुमेलित है वो बता दें। ऑस्ट्रेलिया में संघीय सरकार है, संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय सरकार है और फ्रांस में एकात्मक सरकार है। अगला प्रश्न किस वर्ष में अमेरिकी सरकार ने अपना पहला स्वतंत्र नियामक आयोग अर्थात अंतर्राज्यीय वाणिज्य आयोग की स्थापना की थी? तो 1887 में। अमेरिकी संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? तो अनुच्छेद 2। किसके द्वारा लोक निगमों को 20वीं सदी की सबसे बड़ी संवैधानिक मौलिकता कहा गया है? तो W.A. रॉबसन को। कौन यह स्वीकार करता है कि संविधान उन नियमों को कहते हैं जो सर्वोच्च सरकार की रूपरेखा निर्धारित करते हैं? C.F. स्ट्रॉन्ग। लिखित तथा अलिखित संविधानों में भेद मात्रा का है, गुणों का नहीं। यह कथन किस विचारक का है? तो यह कथन है गवर्नर का। अगला प्रश्न निम्न में कौन विधि के शासन से घनिष्ठ संबंध रखता है? तो संविधानवाद। ऑस्ट्रेलिया में संसदीय शासन प्रणाली है और चीन में समाजवादी गणराज्य कहा जाता है। हालांकि जो भी है समाजवादी गणराज्य के नाम से ही हम जानेंगे। ब्रिटेन में वित्त मंत्रालय को क्या कहते हैं? राजकोष विभाग। अमेरिकी संविधान द्वारा किसकी शक्तियां निश्चित कर दी गई है?
तो संघ की शक्तियाँ निश्चित कर दी गई है। कौन सा विचारक संविधान एवं संविधानवाद में अंतर नहीं मानता? C.F. स्ट्रॉन्ग। अमेरिकी प्रणाली में निहित शक्तियों का अर्थ है कि संघीय सरकार की वे शक्तियां भी मिल सकती हैं जो संविधान में स्पष्ट उल्लेखित नहीं है। राजनीतिक दल न्यूनाधिक संगठित उन नागरिकों का समूह होता है जो राजनीतिक इकाइयों के रूप में कार्य करता है और जिसका उद्देश्य अपने मतदान बल के प्रयोग द्वारा सरकार का नियंत्रण करना व अपनी सामान्य नीतियों को क्रियान्वित करना होता है। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचारक ने दल की उपयुक्त परिभाषा दी? तो गेटेल ने। फ्रांस के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। फ्रांस की व्यवस्थापिका का निचला सदन कौन सा है? तो चैम्बर्स ऑफ डेप्यूटीज निचला सदन है। लौह आवरण शब्द किसने प्रचलित करवाया था? चर्चिल के फुलटन भाषण ने। फ्रांस की राज्य क्रांति का स्वरूप क्या था? बुजुर्वा मध्य वर्ग इसमें पार्टिसिपेट कर रहा था, मध्य वर्ग। अगला प्रश्न, स्वनिर्णय सिद्धांत दुधारी तलवार किसने कहा? स्वनिर्णय का सिद्धांत दुधारी तलवार है, किसने कहा? तो लॉर्ड कर्जन ने कहा है। निम्न युग्मों में कौन सा गलत है? तो हम सही युग्म को बताते हैं। फ्रांस में संवैधानिक परिषद है, स्विट्जरलैंड में लैंड सजीमाइंड है, चीन में केंद्रीय सैन्य आयोग है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसने सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस का तृतीय सदन कहा है? तो लॉस्की ने कहा है। प्रशासकीय विधि किस संविधान की मुख्य विशेषता है? तो फ्रांस की मुख्य विशेषता है। विधि के शासन जिस प्रकार की समानता को प्रतिस्थापित करता है वह है प्रतिक्रियात्मक। निम्नलिखित में से किस वाद में अमेरिकी मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा को परिभाषित किया था? तो मारबरी बनाम मेडिसन में केस में। अगला प्रश्न, निम्न में से किस एक विवाद में अमेरिकी मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को मान्यता दी थी? तो मारबरी बनाम मेडिसन में। चीन की राष्ट्रीय संसद निकाय को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय जन कांग्रेस कहते हैं। निम्न में कौन सा कथन चीन के संदर्भ में सही नहीं है? तो चीन के संदर्भ में जो सही नहीं है उसकी बात करेंगे तो सांस्कृतिक क्रांति की बात है। सांस्कृतिक क्रांति जनवादी गणराज्य में माओ त्से-तुंग द्वारा चलाए गए थे सामाजिक राजनीतिक आंदोलन का हिस्सा था। 16 मई 1966 को शुरू हुआ। यह क्रांति 10 वर्षों तक 1966 से 76 तक चली थी। इसने चीन के सामाजिक ढांचे में कई सारे परिवर्तन किए थे। अगला प्रश्न, आइजिया बर्ली ने 2 कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी में क्या प्रतिपादित नहीं किया है? तो जो प्रतिपादित नहीं किया है वो ये है कि सामाजिक आर्थिक समानता को राज्य के कार्यक्षेत्र के भीतर माना। ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता पर विशेष रूप से बल दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी आवश्यक बहुमत प्राप्त नहीं करता है तब इसे निर्णय के लिए निर्देशित किया जाता है प्रतिनिधि सभा को। अगला प्रश्न, अमेरिकी राजनीति में चुनाव क्षेत्रों को राजनीतिक लाभ की दृष्टि से परिसीमित करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो इसको गेरीमैंडिंग कहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियां प्रमुखता कार्यकारी है। अमेरिका का प्रतिनिधि सभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 435 है। अगला प्रश्न, बहुदलीय व्यवस्था नहीं पाई जाती है कहाँ? क्यूबा में। इसके अलावा फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी में पाई जाती है। निम्नलिखित में कौन शक्ति अमेरिकी सीनेट के पास नहीं है? तो धन विधेयक प्रस्तावित करना, ऐसी कोई शक्ति सीनेट के पास नहीं है। अगला प्रश्न है, यह किसका मत है कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है? तो टॉकविले कहते हैं कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है। अगला प्रश्न, ब्रिटिश सम्राट कोई गलती नहीं कर सकता क्योंकि वह सदैव कैबिनेट की सलाह पर काम करता है। तो गलती कौन किया? कैबिनेट। अगला प्रश्न हमारा पुस्तकों से संबंधित है कि कौन सी पुस्तक है और कौन किसकी रचना है, इससे संबंधित है आगे सभी प्रश्न। द कोल्ड वार रिट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट के लेखक कौन है? तो फ्रेडरिक एल सुमेन है। अगला प्रश्न, 4 पुस्तक दिए गए हैं और इसमें मिलान करने के लिए कहा गया है। तो प्लेटो ने रिपब्लिक लिखा, बेंथम ने प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ लिखा, लॉस्की ने ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स और J.S. मिल ने प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी लिखा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस पुस्तक को रूसो ने सामान्य इच्छा की अवधारणा दी थी? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने ये दी थी। अगला, निम्नलिखित में किस पुस्तक की रचना बेंथम ने ब्लैक स्टोन की पुस्तक द कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड की आलोचना करने के लिए की थी? तो ए फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट। गीता बोध किसने लिखा था? महात्मा गांधी ने। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक मार्क्स द्वारा लिखित है?
तो हीगल के अधिकार संबंधी धारणा का आलोचना प्रस्तावना, पवित्र परिवार और दरिद्रता का दर्शन, मतलब सभी पुस्तक मार्क्स की रचनाएं हैं। गीता बोध गांधी जी द्वारा 1930-32 में यरवदा जेल में के समय कारावास में लिखी गई थी। द वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की रचना है। अगला प्रश्न, फिर मिलान करने के लिए कहा गया है, तो मैं इसको सीधे बताता हूँ। हेनरी सुपरनेरमैन, तो हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंस्टीट्यूशंस, लिपमैन पब्लिक ओपिनियन, मैकाइवर द मॉडर्न स्टेट, रॉबर्ट मिचेल्स पॉलिटिकल पार्टीज। फिर मिलान करने के लिए जेरमी बेंथम फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट, जेम्स बर्नहम मैनेजरियल रिवॉल्यूशन, पी क्रोपोटिकन फील्ड फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप, जॉन स्टुअर्ट मिल कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। फिर एक बार मिलान करने के लिए चार्ल्स मेरियम द न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, द एओपादोराई द सब्जेक्शंस ऑफ पॉलिटिक्स। अगला क्वेश्चन, डिलेमास ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मॉर्गेनथाउ, डिलेमास ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक हैं मॉर्गेनथाउ। पॉलिटिकल लिबरलिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो जॉन रॉल्स हैं। हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंस्टीट्यूशन के सर हेनरी मैन, हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंस्टीट्यूशंस। निम्न में से कौन सी कृति लेनिन द्वारा लिखी गई? तो मैटेरियलिज्म एवं इम्प्रियोक्रिटिज्म, यह लिखी गई थी किसके द्वारा? लेनिन द्वारा। अगला प्रश्न, कौन सा बेमेल है? तो जो बेमेल है उसको छोड़ते हैं, जो मेल है उसको बताते हैं। श्री अरविंदो लिखा है कि द स्पिरिट ऑफ फॉर्मा एंड इंडियन पॉलिसी, एम के गांधी स्टोरी ऑफ माई लाइफ, श्रीमन नारायण गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। अगला प्रश्न, और जोसेफ शुम्पेटर ऑस्ट्रिया राजनीतिक अर्थशास्त्री थे। कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी नामक पुस्तक इन्होंने ही लिखी थी। अगला प्रश्न है, ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट पुस्तक जो कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विस्तार से वक्तव्य समावेशित करती है, रचना की गई थी किसके द्वारा? एंजिल के द्वारा। लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, ग्रीन की रचना है। आधुनिकीकरण की राजनीति नामक पुस्तक के रचयिता कौन? डेविड ऑप्टर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक की रचना लॉक ने नहीं की थी? तो लॉक ने जो की थी उसका नाम है सहिष्णुता का पहला पत्र 1689, शासन के 2 निबंध, कैरोलिन के संविधान के मूल तत्व 1692 में। पर्शियन लेटर उन्होंने नहीं लिखा था। द मैन वर्सेस द स्टेट पुस्तक के लेखक कौन? हर्बर्ट स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर। अगला प्रश्न, मिलान करने के लिए रॉबर्ट नॉजिक की पुस्तक है नारकी स्टेट एंड यूटोपिया। D.L. हॉबमैन की पुस्तक है द वेलफेयर स्टेट। टिटमस की पुस्तक है एसेज ऑन वेलफेयर स्टेट। अलेक्जेंडर डी इंडस्ट्रीव की पुस्तक है द नेशन ऑफ द स्टेट। फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट नामक पुस्तक लेखक किसने लिखा था? हीगल ने लिखा था, फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट। अगला प्रश्न है, पॉलिटिकल ऑन द डेवलपिंग एरिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आलमंड है। पब्लिक ओपिनियन के वाटर लिपमैन। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। आगे मिलान करने वाला है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला। फ्रीडम फ्रॉम फियर आंग सान सूकी। ऑन लिबर्टी J.S. मिल। टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी आइजिया बर्लिन। मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस एक ग्रंथ है जिसको किसने लिखा है? जिसको लिखा है रॉबर्ट डहल ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस एक ग्रंथ को J.S. मिल ने नहीं लिखा है? तो द डिस्कोर्सेज को मिल ने नहीं लिखा है। इन्होंने ऑन लिबर्टी, द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन और कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट लिखा है। मॉडर्न डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो लॉर्ड ब्राइस हैं। न्यू डिस्पोटिज्म नामक पुस्तक निम्न में किसके द्वारा लिखी गई? तो लॉर्ड हेवर्ड द्वारा लिखी गई, लॉर्ड हेवर्ड द्वारा लिखी गई। प्लेटो के रिपब्लिक का केंद्रीय विषय क्या है? तो न्याय की व्याख्या की एवं प्राप्ति है। अगला प्रश्न है, न्याय राजनीतिक अर्थशास्त्र एक समीक्षा नामक पुस्तक की लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स हैं। ऑन लिबर्टी मिल। कौन सी पुस्तक प्लेटो द्वारा नहीं लिखी गई है? तो एथिक्स पुस्तक प्लेटो द्वारा नहीं लिखी गई। इसके अलावा क्रीतो और अपोलॉजी रिपब्लिक, ये सब प्लेटो द्वारा लिखी गई है। लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के प्रख्यात लेखक कौन हैं? A.V. डाइसी हैं। कार्ल मार्क्स और F. एंगल्स के सहलेखक हैं जर्मन आइडियोलॉजी के। प्रतिनिधात्मक शासन विचार ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? J.S. मिल है। प्रतिनिधि सरकार नामक पुस्तक किसने लिखी? J.S. मिल ने।
रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, J.S. मिल ने। अगला प्रश्न, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक के लेखक कौन है? L.D. वाइट हैं। पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट एंड हाउ पुस्तक के लेखक कौन है? हेराल्ड लॉसवेल हैं। इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है? L.D. वाइट हैं। किस ग्रंथ को साम्यवाद का बाइबिल कहा जाता है? दास कैपिटल को। किस विचारक ने अपनी पुस्तक इंटरनेशनल इक्विलिज्म में संतुलन सिद्धांत सुसंगत व्याख्या किया? जॉर्ज लिस्का ने। अगला प्रश्न, इंटरनेशनल इक्विलिब्रियम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जॉर्ज लिस्का है। डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक चैलेंज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मैकआइवर हैं। म्यूचुअल एड पुस्तक के लेखक, पुस्तक में क्रिप्टोकॉइन ने किस विचार का विरोध किया है? तो डार्विन के संघर्ष सिद्धांत का विरोध किया है। फिर मिलान करने वाला है तो F.W. विलोवी, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, M.P. फॉलेट, क्रिएटिव एक्सपीरियंस, वुडरो विल्सन, स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हर्बर्ट साइमन, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित है हम वो बात करेंगे। लुई फिशर, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, S.C. बोस, इंडियन स्ट्रगल, हू टोयो, स्प्रिंगिंग टाइगर। अगला प्रश्न, ऑन न्यू डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो माओ त्से तुंग है। अगला प्रश्न, इनमें कौन सी पुस्तक प्लेटो ने नहीं लिखी है? तो प्लेटो ने लिखी है सोफिस्ट लिखी है, लॉज लिखी है, स्टेटमेंट्स लिखी है और इमरजेनरी कन्वर्सेशन नहीं लिखी है इन्होंने। अगला प्रश्न, कन्फेशंस पुस्तक के रचयिता कौन है? तो वो हैं रूसो। कन्फेशंस के रचयिता कौन है? तो रूसो हैं। Confession, Social Contract, The Email, Discourses on Political Economy, Essay on the Origin of Language, The Social Contract, Discourses on Origin and Basis of Equality Among Men इत्यादि रूसो की प्रमुख कृति है। चलिए अगला प्रश्न, सर आइवर जोनिंग्स द्वारा लिखित पुस्तक कौन नहीं है? तो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन, ये इनके द्वारा नहीं लिखित है। इसके अलावा कैबिनेट गवर्नमेंट, द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनकी पुस्तक है। अगले क्वेश्चन, न्यू स्टेट्स ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स मेरियम हैं। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सी पुस्तक J.S. मिल द्वारा नहीं लिखी गई है? तो जो नहीं लिखी गई उसको छोड़ते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, एसेज ऑन लिबर्टी, यूटिलिटेरियनिज्म, ये सब इनकी पुस्तक लिखी गई हैं। अगला है मिलान करने वाला, द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन लेनिन की पुस्तक है। क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी कार्ल मार्क्स की, लॉज प्लेटो की और स्पिरिट ऑफ लॉज मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक है। द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक किसने लिखी? लेनिन ने। निम्नलिखित में कौन सही ढंग से नहीं मिला है? जो मिला है वो है ये है हेगल, फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, टॉकविले, डेमोक्रेसी इन अमेरिका, J.S. मिल, पॉलिटिकल इकोनॉमी। मॉरिस जोन्स ने रचना की थी किसकी? द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। रॉबर्ट फिल्मर ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो पैट्रियार्क लिखी है। पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो लॉवेल हैं। निम्नलिखित पुस्तकों में किसके लेखक H.J. लॉस्की नहीं है? तो लॉस्की जो नहीं है उसको छोड़ते हैं। जिसके हैं डेमोक्रेसी इन क्राइसिस हैं, कम्युनिज्म है, द अमेरिकन डेमोक्रेसी, ये तीनों पुस्तक लॉस्की की है। इसके अलावा द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक की रचना मैकफर्सन ने की थी, जिसका 1965 में हुआ था। शेष पुस्तकों के रचनाकार लॉस्की हैं। लॉस्की की पुस्तकें इस प्रकार हैं, अथॉरिटी इन द मॉडर्न स्टेट 1919 में, कार्ल मार्क्स 1921 में, द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स 1925 में, द अमेरिकन प्रेसिडेंसी 1940 में, फेथ, रीजन एंड सिविलाइजेशन 1948 में। द मेटाफिजिकल थ्योरी ऑफ द स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है? L.T. हबहॉश हैं। कार्यपालिका के कार्य का लेखक कौन है? तो चेस्टर बनार्ड हैं। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के प्रथम लेखक कौन है? तो रिचर्ड हुकर है। पब्लिक ओपिनियन एंड प्रोपेगेंडा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? F.L.W. डब। ए फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? डेविड स्टर्न। द पावर एलिट पुस्तक के लेखक कौन है? C. राइट मिल्स। डॉक्टर अंबेडकर ने किसका लेखन नहीं किया है? तो डॉक्टर अंबेडकर ने जो लिखा है वो ये है, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट कॉर्पोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन 1936 में। 1936 में उन्होंने लिखा एलिनेशन ऑन कास्ट। पाकिस्तान पार्टीशंस ऑफ इंडिया 1945 में। हुवियर सुद्राज का लेखन भी उन्होंने ही किया था।
इसके बाद अगला प्रश्न, व्हील ऑफ हिस्ट्री यह अंबेडकर की रचना नहीं है। इसके अलावा द अनटचेबल, हु आर दे, उसके बाद स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़, ये सब अंबेडकर की रचना है। व्हील ऑफ हिस्ट्री जहाँ तक मुझे मालूम है लोहिया की रचना है। फेडरेशन, हालांकि आप देख लें, व्हील ऑफ हिस्ट्री। अगला प्रश्न है, फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? B.R. अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक लोकमान्य तिलक द्वारा नहीं लिखी? तो लोकमान्य तिलक द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई हैं, द ओरियन, द आर्टिक होम इन वेदास, वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदांग ज्योतिष, गीता रहस्य, ये सभी प्रश्न जो है, ये सभी पुस्तक जो हैं तिलक द्वारा लिखे गई हैं। अगला प्रश्न है, 1 ईयर ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन किसने लिखा है? तो M.N. रॉय ने लिखा है। द आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो अमर्त्य सेन हैं। द आइडिया ऑफ जस्टिस, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन हैं? सचिंद्र नाथ सन्याल। नैतिकता तथा व्यवस्थापन के सिद्धांत का परिचय नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? बेंथम। पॉलिटिकल आइडियल्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? बर्ट्रैंड रसेल हैं। द रिफ्लेक्शन ऑन वायलेंस में जॉर्ज सॉरेल ने दिखाया कि लोग उन राजनीतिक मिथकों से प्रभावित होते हैं जो भले ही असत्य हो किंतु आकर्षक होते हैं। अब प्रश्न है हमारा विविध से, मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया? तो 16 अगस्त 1946 को उन्होंने सीधी कार्रवाई दिवस मनाया। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। दीपा मेहता की वाटर फिल्म के विरुद्ध सांस्कृतिक राजनीतिक आंदोलन के नेता कौन था? तो कौशल किशोर मिश्रा। निम्नलिखित में किस भारतीय महिला ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी साधनों का समर्थन नहीं किया? तो मणिबेन पटेल ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी एक मुगल विरासत है जो अंग्रेजों ने भारतीय प्रशासन तक पहुंचा दी? तो वह है सैनिक प्रशासन। अगला प्रश्न, मूल अधिकार तथा नीति निषेध तत्वों के संबंध में दिए गए वक्तव्यों में कौन सी अद्यतन स्थिति सही है? तो कुछ मामलों में नीति निषेध तत्वों को मूल अधिकार पर प्राथमिकता दी जा सकती है, ऐसा प्रावधान है। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? तो संघात्मक। साइमन कमीशन की नियुक्ति का एक कारण नहीं बताया जाता है, वह है क्या? गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन आरंभ करने की धमकी, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा ब्रिटेन में आम चुनाव, स्वराज दल कमज़ोर करना और राष्ट्रवाद को कमज़ोर करने के लिए उनको भेजा गया था। किसको? साइमन कमीशन को। राज्य के नीति निषेध सिद्धांत प्रतिबिंबित करते हैं संविधान निर्माताओं के सामाजिक तथा आर्थिक न्याय के दर्शन को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निषेध तत्वों में शामिल नहीं है? तो महिला सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना ऐसा नीति निषेध तत्व में शामिल नहीं है। इसके अलावा काम का अधिकार, लोक स्वास्थ्य में सुधार सुनिश्चित करना, गोवध निषेध, ये सब इसके भाग हैं। क्वेश्चन है, अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है, यह धारणा क्या कहलाती है? यह धारणा कहलाती है बैठ जाना। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? तो 22 जुलाई 1947 को। कर्नाटक के प्रथम प्रजा कौन? तो राज्यपाल ही होंगे। किसी राज्य के प्रथम प्रजा कौन? तो राज्यपाल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में क्षेत्रीय राजनीतिक दल को चुनिए। तो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेर कड़गम पार्टी। अगला प्रश्न है, जब आपातकाल की उद्घोषणा जारी हो तब मूल अधिकार को स्थगित करने संबंधी प्रावधान लिया गया है कहाँ से? जर्मनी के वाइमर संविधान से। जाति संहार क्या है? एक सामूहिक हत्या है। आणविक उत्तरदायित्व विधेयक संसद में कब पारित हुआ था? 2010 में परमाणु दायित्व विधेयक संसद में पारित हुआ था। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने खाद्य मिलावट निवारण नियम इस वर्ष पारित किया था, कब? 1954 में। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की संघीय व्यवस्था में शक्तियां बटी होती है किनके बीच? तो केंद्र और राज्य के इकाइयों के बीच। और अंतिम प्रश्न है इस पुस्तक का कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया में कौन पहला देश था जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी? तो इंडोनेशिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया का पहला देश था जिसने अपनी स्वतंत्रता घोषणा की थी। यह 17 अगस्त 1945 को हॉलैंड के अधिकार से मुक्त होकर स्वतंत्रता प्राप्त की थी। तो हमने संविधान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का चर्चा कर लिया है आज। अब इसमें यहीं तक। अगले भाग में हम नेट JRF से जुड़े तमाम प्रश्नों
को भी हम कोशिश करेंगे वीडियो में समेटने का, अगर समय रहा तो। इसके अलावा हम अब राजनीतिक सिद्धांत और संविधान के मूलभूत अध्यायों को वीडियो वाइज, मतलब एक वीडियो में 2 अध्याय 3 अध्याय या 1 अध्याय को सम्मिलित कर करके हम उसको आपको प्रेषित करेंगे। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी ज़रूर से ज़रूर करें। बहुत धन्यवाद।